हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स, इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध, होम रूल लीग आंदोलन को हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि कैसे लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम गांधी जी का आगमन करवाने वाले हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका वो क्यों गए, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वहां भी उन्होंने आंदोलन चलाया, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, वहां भी उन्होंने प्रारंभ किए और वहां पर भी उन्होंने क्या किया, एक सफलता पूर्वक उस विजय अभियान के साथ वो भारत लौटते हैं और एक भारतवासियों की एक नई उम्मीद को लेके आते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूं क्या, गांधी जी का आगमन। देखो, गांधी जी का आगमन। अब मैं जो आगमन बोल रहा हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गांधी जी कहाँ गए थे। गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। मैं आपको पूरा बता दूं, ये लौटे कब? जनवरी 1915 में। इनका जो कभी कभी क्या है कि फैक्चुअल डाटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, उसमें इनका नाम अब पहले पूछा जाता था, अब तो क्या है कि क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब एग्जामिनर बैठे हुए हैं, क्या वो इतने फैक्चुअल पूछ लेते हैं ना कि कुछ उसका जवाब नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जिसका जो जन्म है वो कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में। और कहां पर जन्म होता है? वो जन्म होता है काठिया, गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर जिले, पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ होता है? जो गुजरात में जो काठियावाड़ में एक जो जगह है पोरबंदर, वहां पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। और ये जो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वो क्यों जाते हैं? एक व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो कहा जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया गांधी जी के आगमन वो जनवरी 1915 में आते हैं। कहां से लौट के आते हैं? वो आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका क्यों जाते हैं? व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़। ठीक है, इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहां होता है? गुजरात में काठियावाड़ में एक पोरबंदर जगह पर कहां होता है इनका जन्म होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि वहां भी उन्होंने क्या किया, कुछ सफलतापूर्वक अभियान किए थे। उन सफलतापूर्वक अभियान जब किए जाते हैं तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा उन अभियानों को चलाने के लिए। तो मैं आपको वो कारण बता देता हूं कि उन्होंने जो भारतीय लोगों की वहां पर जो दशा देखी ना, वो बेहद ही चिंतनीय एवं निंदनीय थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्या क्या थी। कि पहला क्या था, जो दक्षिण अफ्रीका में क्या था, प्रजातीय भेदभाव था। क्या था? प्रजातीय भेदभाव का शिकार कौन थे? भारतीय लोग एवं काले अफ्रीका। ठीक है, वही अगर मैं दूसरा जो पॉइंट बता दूं कि इनको क्या था, मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार नहीं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष स्थानों पर ही जाने की इनको अनुमति थी। ठीक है, तो कुछ विशेष स्थानों पर रहने की अनुमति, पर रहने की अनुमति जो बेहद संकीर्ण एवं गंदे क्षेत्र है।
संकीर्ण एवं गंदे क्षेत्र थे। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था, जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रात के 9 बजे, रात 9 बजे के बाद भारतीय एवं काले अफ्रीकों को सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। या फिर मैं आपको बता दूं, जो काले अफ्रीकों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं। वही अगर मैं आपको बता दूं, जो फिफ्थ पॉइंट था कि सार्वजनिक जो फुटपाथ का प्रयोग करने की इनको भी अनुमति नहीं थी। सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं, अनुमति नहीं। वही जो एक और उन्होंने देखा कि क्या था, जैसे जैसे और भी ऐसे जो कारण थे जो गांधी जी को प्रेरित कर रहे थे एक आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन गांधी जी ने भी डायरेक्ट आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने भी पहले उदारवादी चरण प्रारंभ किया था। उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजे, ठीक है, उसने ब्रिटेन क्राउन को भी भेजा, क्योंकि क्या था, भारत क्या है, एक औपनिवेशिक देश था। किसका? ब्रिटेन का। तो उन्होंने बोला कि यह ब्रिटेन की जिम्मेदारी है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करना। तो मैं आपको बता देता हूं, जो संघर्ष का उदारवादी चरण, ठीक है, संघर्ष का उदारवादी चरण, जो संघर्ष का उदारवादी चरण है वो रहता है 1894 से 1906। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसके तहत उदारवादी चरण के तहत गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका सरकार को याचिका एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाते हैं। याचिका एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि ब्रिटेन से भी मांग की जाती है कि इस विषय पर हस्ताक्षेप करें। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ब्रिटेन से मांग करते हैं कि वह हस्तक्षेप करें एवं भारतीयों की दशा सुधारने के लिए दशा सुधारने का प्रयत्न करें, अब ये ब्रिटेन से क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या है, जो भारत है वो ब्रिटेन का औपनिवेश है। ठीक है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का औपनिवेश है, उपनिवेशक। ओके गाइस, ये क्या उदारवादी चरण के तहत क्या करते हैं, गांधी जी करते हैं। लेकिन गांधी जी एक समाचार पत्र को भी वहां क्या करते हैं, एक स्थापना करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक संगठित करके एक नेशनल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, एक समाचार पत्र भी वो संपादित करते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहां पर, इन्होंने क्या किया, इंडियन
ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, जो नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है कि गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये सब कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। जो पत्र का नाम है वो क्या है, इंडियन ओपिनियन। वही एक जो संगठित करके एक सभा का या एक पार्टी का वो गठन करते हैं, उसका क्या नाम था, नेटल भारतीय कांग्रेस। ये किसने किया था, गांधी जी ने स्थापना की थी। कहां पर की थी, दक्षिण अफ्रीका में। अब क्या होता है कि 1906 के बाद ये क्या करते हैं, 1906 से 1914 तक क्या करते हैं, ये एक अहिंसक प्रतिरोध वाली नीति को अपनाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल। ये कब तक चलता है, 1906 से लेके 1914। इसके दौरान क्या करते हैं, जो गांधी जी है वो सबने अवज्ञा आंदोलन की नीति अपनाते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की नीति अपनाते। और क्या हुआ, जैसे ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की ये नीति अपनाते हैं, इनको एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है अपने मकसदों में। क्योंकि वो क्या है, जो वहां के लोग थे उनको क्या अधिकार दिलाना चाहते थे। पर जैसे ये जनवरी 1915 में जब भारत वापस आते हैं तो भारतीय लोगों को इनसे बहुत उम्मीद थी। वो उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को में जो भारतीय लोग रह रहे थे उनके अधिकारों के प्रति वो लड़े एवं सफलता अर्जित की थी। तो भारतीय लोगों को उम्मीद थी कि ये आएंगे, ठीक है, कुछ हमारे लिए करेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। जैसे ही 1915 में जब आते हैं तो ये डायरेक्ट कांग्रेस से नहीं जुड़ते हैं। उन्होंने बोला कि मैं पहले पूरे भारत की एक यात्रा करूंगा, वहां की परिस्थितियों को जानूंगा कि वहां के लोगों की रियल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं ब्रिटेन के सरकार के साथ, कि क्या कि बोलते हैं ना कि कैसे भी करो लेकिन क्या करते हैं वो, क्यों करते हैं वो, उन क्यों का जवाब जानने के लिए वो क्या पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और इस भ्रमण के दौरान ही मैं बता दूं, ये 3 आंदोलन भी करते हैं। एक करते हैं चंपारण, दूसरा करते हैं खेड़ा और अहमदाबाद में, ठीक है। ये 3 क्षेत्रीय ये आंदोलन है। कोई भी कांग्रेस से जुड़ के कोई राष्ट्रवाद जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं थे, ये सिर्फ क्षेत्रीय आंदोलन थे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे कभी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा चलाया गया था, चंपारण में चलाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रव्यापी तौर पे प्रथम आंदोलन कौन था, तो वहां चंपारण नहीं आएगा, क्योंकि चंपारण जो है वो क्षेत्रीय आंदोलन है। मैं आपको बता दूं, अब क्या है, ये भारत भ्रमण के दौरान क्या करते हैं, ये चंपारण आंदोलन करते हैं। जो चंपारण है उसको प्रथम सवर्ण अवज्ञा भी बोलते हैं। 1917 की बात है, ठीक है। जो उन लोगों की परिस्थितियों के जानने के लिए ये भारत भ्रमण करते हैं। जो पहला जो मैं बता दूं, जो पहला था वो था चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह 1917। प्रथम क्या था, सवर्ण अवज्ञा। प्रथम सवर्ण
अवज्ञा। मैं गाइस बार बार कह रहा हूं ये क्षेत्रीय आंदोलन है, कोई राष्ट्रव्यापी तौर पे आंदोलन नहीं है। जो गांधी जी थे इस समय कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, यह क्षेत्रीय आंदोलन थे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन लिख दिया है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। ये क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन द्वारा चला गया प्रथम सवर्ण अवज्ञा था। भारत में जब ये एंटर करते हैं तो प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। इसके तहत क्या है, जो माली बगानों ने क्या कर रखा था, किसानों के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया था। वो एग्रीमेंट में यहां लिखा देता हूं, किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे हमने बताया आपको, औद्योगिक क्रांति का विकास भी हो रहा था, ठीक है, अपनी चरम सीमा पर औद्योगिक क्रांति थी और क्या क्या नए नए आविष्कार हो रहे थे। उस नए आविष्कार के तौर पर ही जो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में डाई, ठीक है, जो डाई थी ना, वो डाई का आविष्कार हो चुका था। अब जब डाई का आविष्कार हो गया तो नील की खेती के लिए क्या किया कि जो मालिक बगानों ने नील लेने से इनसे इनकार कर दिया। इनसे नील भी नहीं ले रहे थे और क्या किया, इन पर क्या है, जैसे जैसे बोलते हैं ना, इन पर लगान भी बढ़ा दी, कर बढ़ा दिया, ठीक है, लगान बढ़ा दी, कर बढ़ा दिया और नील की खेती कि कोई भी महत्व नहीं बचा था क्योंकि डाई का विकास हो चुका था, ठीक है। डाई का जैसे ही विकास हो गया था, ये नील की खेती के जो खेती थी वो पूरी तरह से विनाश हो चुकी थी। इस 3/20 भाग को मैं बता दूं, एक बोला जाता है 3 गठिया पद्धति। क्या बोला जाता है, 3 गठिया पद्धति, ठीक है। तो क्या लगान बढ़ा दी, कर बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि डाई का आविष्कार हो गया। और इससे क्या है कि जो वहां के जो स्थानीय किसान थे वो क्या थे, वो पूरी तरह से एक तरह से विवश हो गए थे क्योंकि उन पर क्या नहीं था, रुपए नहीं थे उनको लगान देने के लिए, उनको कर देने के लिए। क्योंकि उनको क्या बोला गया कि आप नील की खेती के अलावा कोई दूसरी फसल भी नहीं कर सकते, नील इनको लेना नहीं, दूसरी फसल करने देनी नहीं। अब किसान करे तो करे क्या, ठीक है। तो क्या हुआ, एक राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, गांधी जी को बुलाने का आग्रह किया था, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि राजकुमार शुक्ला किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए, ठीक है। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर क्या हुआ, गांधी जी चंपारण आते हैं और क्या करते हैं, जो वहां से प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी वो प्रारंभ करते हैं और वो अपने मकसद में वो बोलते हैं ना कि सफलता भी अर्जित करती है। और क्या किया, जो अवैध वसूली की गई थी, उसका अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करवाया, वही जो दूसरी जो सफलता थी कि जो बगान मालिक थे वो चंपारण छोड़ के ही चले गए, बगान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए, ठीक है। ये सब क्या था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्रथम सवर्ण अवज्ञा
आंदोलन के तहत क्या किया गया था, ये सफलता अर्जित की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। गांधी जी किसके कहने पर गए? राजकुमार शुक्ला के कहने पर गए थे। ठीक है, अब मैं आपको इनका दूसरा क्षेत्रीय आंदोलन बता देता हूं। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसको जिसको क्या बोला जाता है? प्रथम भूख हड़ताल। क्या बोला जाता है? प्रथम भूख हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। जो 1918 में इसको क्या हुआ? प्रथम भूख हड़ताल। अब प्रथम भूख हड़ताल में आपको बता दूं कि यहाँ क्या था, जो मालिक और मजदूरों के बीच में क्या प्लेग बोनस को लेके विवाद था। किसको? मालिक और मजदूरों के बीच, मालिक एवं मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। अब क्या करते हैं? प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, इसका मतलब क्या है कि मजदूर क्या है, मजदूर 50% की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मालिक क्या है, 20% देने के लिए राजी थे। अब देखिए, मजदूर 50% की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मालिक 20% देने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने जो मजदूरों को एक सुझाव दिया कि 15% आप झुको, 15 मालिकों को बोला 15% आप बढ़ो। तो मतलब कहने का मतलब है गांधी जी ने 35% प्लेग बोनस की डिमांड की। 35% बोनस की डिमांड की। लेकिन क्या है, जो मालिक थे वो चाहते थे, वो अभी गांधी जी के वो व्यक्तित्व से परिचय नहीं थे, और उन्होंने गांधी जी को हल्के में लिया और उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, हम 20% से 1% भी ज्यादा नहीं देंगे। मजदूर थे, वो गांधी जी की बात को मान गए। उन्होंने बोला चलो 50 नहीं तो 35 तो आप दिलवा ही दो। ठीक है, लेकिन जो मालिक थे वो 20% पर अड़े थे। तो मैं बता दूं कि इस जो अहमदाबाद मिल में जो गांधी जी का जो समर्थन दिया था, जो साथ दिया था, वो दिया था अंबालाल साराभाई की बहन। किसने दिया था? अंबालाल साराभाई की बहन। जो बहन का नाम था वो था अनसुईया बेन। ठीक है, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी का साथ दिया। जी का साथ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब भूख हड़ताल पे जब बैठे तो उन जो मालिक थे वो अपनी बात से क्या थे, उनको पता चल गया कि इनका व्यक्तित्व बहुत अड़ियल है, जो ये ठान लेते वो करके ही दिखाएंगे। इसलिए क्या होता है कि मजबूर होकर ठीक है मिल मालिकों से समझौता करने को तैयार हो गए। एवं मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला वो कहां चला जाता है? ट्रिब्यूनल में चला जाता है। चला जाता है, और वो ट्रिब्यूनल क्या है, वो मजदूरों के हक में फैसला सुना देते हैं। और क्या है, ट्रिब्यूनल जो है मिल मालिकों को आदेश देते हैं कि आप 35% जो है मजदूरों को प्लेग बोनस दीजिए। ठीक है, ये थी जो गांधी जी की दूसरी सफलता भारत में।
ठीक है, कौन सी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, जिसको क्या बोला जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1918 में ही होता है। तीसरा जो खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, 1918 में, ठीक है, किस क्या बोला जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन। प्रथम असहयोग आंदोलन। इसमें क्या है कि जो खेड़ा जो जगह थी वहां पे क्या है कि बहुत अकाल पड़ गया था, ठीक है, वहां क्या थे कि किसानों की फसल एक तरह से पूरी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एक राजस्व संहिता के अकॉर्डिंग क्या है, एक राजस्व संहिता के अकॉर्डिंग यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो तो क्या है कि उनसे लगान वसूल नहीं कर सकते। ये क्या थी? राजस्व संहिता के आधार पर थी, तो मैं बता दूं। और जो वहां जो खेड़ा जो जगह थी वहां पर क्या है कि अकाल मतलब एक फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, जो फसल की गई थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन क्या है वहां फिर भी लगान वसूला जा रहा था। मैं आपको बता दूं जो वहां भी क्या है लगान वसूला जा रहा था। राजस्व संहिता के अकॉर्डिंग राजस्व संहिता के अनुसार क्या है, यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से कम हो तो लगान वसूला नहीं जा सकता, परंतु फिर भी उनसे क्या लगान वसूला गया था। तो क्या किया, तो गांधी जी फिर यहाँ पर आए, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया, और गांधी जी ने एक घोषणा की, और घोषणा में की गई थी यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे, ठीक है, तो वहां लगान देने में जो भी सक्षम व्यक्ति होगा वो स्वयं अपनी मर्जी से आपको लगान दे देगा। तो ठीक है, यहां लिख देता हूं, गांधी जी ने घोषणा की, क्या घोषणा की कि अगर सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं अपनी मर्जी से लगान दे देंगे, ठीक है। गांधी जी ने ये घोषणा की, परंतु जो सरकार थी वो अपने अड़ियल जो था वो क्या था, अपने रुख पर अपनाए बैठी थी, ठीक है। और वहां क्या प्रथम असहयोग आंदोलन चलाया गया। फिर क्या हुआ, सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया और 1 साल के लिए पूरा कर माफ कर दिया गया, ठीक है। जो ये थी वो क्या थी, गांधी जी की तीसरी विजय थी, ठीक है, ठीक है। और आगामी वर्षों में करों में जो वृद्धि कर दी गई थी उनमें भी कमी कर दी गई, ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने जो कर बढ़ा दिए थे ना वो उनमें भी कमी कर दी थी, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए लगान माफ, ठीक है, कर की वृद्धि में कटौती, कर में कटौती, ठीक है, और जो किसानों की जो संपत्ति जब्त की थी वो वापस कर दी, किसानों की जमीन वापस की, ठीक है। ये क्या थे, ठीक है, गांधी जी का जो तीसरा, ठीक है, वो क्या था, खेड़ा सत्याग्रह, और उन्होंने क्या किया, यहां सफलता अर्जित की थी। प्रथम ये हाँ
1 वर्ष के लिए लगान माफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थे, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि भारत जो गांधी जी है वो राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। यहाँ के बाद यहाँ क्या है कि क्षेत्रीय आंदोलन, 3 आंदोलन करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये सभी जो मैंने बताया वो क्षेत्रीय आंदोलन थे, कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था। ओके गाइस, अब मैं आपको बता दूं रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में, यहां लिख देता हूं रॉलेट एक्ट। वर्ष 1919 में सर सिडनी रॉलेट, रॉलेट के, ठीक है, के नेतृत्व में एक समिति का गठन होता है, एक समिति का गठन। ठीक है, एक समिति का गठन होता है, और जो समिति थी और जो उसने जो सिफारिशें की थी, उस सिफारिश को क्या बुलाता गया, रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम। ठीक है, रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम। अब मैं आपको बता दूं रॉलेट एक्ट या अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, विशेष न्यायालय की स्थापना, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे, उच्च न्यायालय के 3 वकील, 3 वकील थे। ठीक है, तो जो ये न्यायालय थी ना, वो देखो यहां लिखता हूं, जो ये न्यायालय थी, ठीक है, ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकती थी जो विधि के अंतर्गत अमान्य हो। ठीक है, तो ये साक्ष्य को मान्य कर सकती थी, साक्ष्य को मान्य जो विधि के अंतर्गत या अनुसार अमान्य हो। मतलब ये क्या है, लॉ का पूरा ही मजाक बना दिया गया था। ठीक है, जो लॉ के अनुसार जो भी ऐसे एविडेंस होते हैं ना, ठीक है, उनको भी क्या है कि लॉ के अनुसार कोई भी जो इनवैलिड जो भी एविडेंस होते हैं ना, उनको ये वैलिड मानती थी। कौन सी, एक विशेष न्यायालय, ऐसी सिफारिशें की गई थी। अब बताइए कैसे कैसे भारतीय लोगों का खून नहीं खोलेगा, इसी वजह से खोलेगा। ठीक है, अब यहां मैं बता दूं और भी बता दूं कि इसके और जो ये न्यायालय थी ना, इसके विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। अब बताइए कैसे नहीं खून खोलेगा, आप खुद बताइए। ठीक है, अब क्या है कि न्यायालय जो होते थे, जो कोर्ट होते थे, उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रांतीय सरकार बिना किसी वारंट के, ठीक है, मात्र शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। अब मैं आपको यहां बता दूं कि प्रांतीय सरकार बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। मतलब एक बोला जाए तो शक के आधार पर ओनली, भले अब मैं हूं, ठीक है, मैंने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर प्रांतीय सरकार चाहती है कि इसको गिरफ्तार करना है तो घुसेड़ देगी जेल में। ठीक है, ये क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया था, ऐसा प्रावधान दिया गया था, जो है घुसेड़ो जेल में, जो है घुसेड़ो जेल में। जो कोई भी अगर जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कुछ भी कोई भी गतिविधि करता है, शक के आधार पर फेंको जेल में। ये क्या था, कब तक खून नहीं खोलेगा इंडियंस का। ठीक है, ठीक है, और क्या हुआ था, ये यही नहीं रुके,
ये यही नहीं रुके और इन्होंने क्या किया कि मैं यहां बता दूं और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, और ऐसे तमाम जो जो अधिकतम असीमित शक्तियां सरकार को दे दी गई, प्रांतीय सरकार को दी गई, सरकार को दी गई। लेकिन जब भारतीय लोगों ने इस जो कानून को काला कानून बोला, भारतीयों ने काला कानून बोला, काला कानून इसको बोला था। अब क्या होता है कि रॉलेट एक्ट के बाद एक जो बेहद ही जो शर्मसार करने वाला जो ये कृत्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है ना, वो जनरल डायर का जो करवाता है ना, वो इतिहास में, ठीक है, एक तरह से भारतीय लोगों के लिए एक संकट की घड़ी था। अब मैं आपको बता दूं जो नाम था वो क्या था, आप सभी उससे अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्राउन की एक शर्मनाक हरकत को दर्शाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस डेट को याद लेना, 13 अप्रैल 1919, बेहद इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन क्या है, बैसाखी का त्योहार भी मनाया जाता है, का त्योहार। अब मैं आपको बता दूं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्या हुआ, जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू एवं जो डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अब ये क्या है कि गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए एक नियुक्ति की जाती है। उस नियुक्ति का जो पर्सन है वो किसको किया जाता है, जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप इस क्षेत्र में क्या है, विरोध प्रदर्शन को दबाओ एवं क्या करो कि वहां शांतिपूर्ण माहौल बनाने की प्रयत्न करो। और उसी के बाद क्या करता है कि जनरल डायर 13 अप्रैल को ही, मैं बता दूं, एक घोषणा करता है, 13 अप्रैल को एक घोषणा करता है और उस घोषणा में जो बोलता है कि बिना पास के लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वही मैं आपको बता दूं 3 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला, 13 अप्रैल को ही बैसाखी का त्योहार है। अब त्योहार जो मनाने के लिए लोग कहां गए, जलियांवाला बाग में गए। वो जनरल डायर के जो घोषणा की थी उससे बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि इसने जो घोषणा की थी इसका क्या है, सही ढंग से क्या नहीं हुआ था, प्रकाशन नहीं हुआ था। और जैसे ही ये लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं तो क्या करता है जनरल डायर, अपने सैनिकों को एक आदेश देता है कि सभी पर गोलीबारी शुरू कर दो। और ये गोलीबारी तब तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि आपके बंदूकों से गोलियां खत्म नहीं हो जाए। एक शर्मनाक जो ऐलान करता है, जो उनको आदेश देता है, ये बेहद ही शर्मनाक था, क्योंकि बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करवाई गई थी। जनरल डायर ने जानबूझ के करवाई गई थी। और जैसे, और बाद में जब
जांच कमेटी बैठती है, तो जनरल डायर ने भी बोला कि अगर मैं इनको अगर चेतावनी दे देता तो वे उस टाइम चले जाते, लेकिन वे फिर दोबारा आते और फिर वो क्या करते, मेरा मजाक बनाते। मैं खुद को मूर्ख बनते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने क्या किया, गोलीबारी के आदेश दे दिए। और जब तक गोलीबारी के आदेश दिए, जब तक कि बंदूकों से गोलियां खत्म नहीं हो जाती, वो क्या है कि निहत्थे लोग, ठीक है, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए उन्हें क्या बताती कि ब्रिटिश क्राउन जो जनरल डायर है वो उनके साथ ऐसा बेहद घिनौना कृत्य करेगा। मैं आपको और बता दूं, ठीक है, 3 लोग क्या है आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये एक हत्याकांड हुआ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और जो शंकर राम नागर थे, नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। अब क्या होता है, जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमी आयोग की गठन की जाती है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। और उस हंटर आयोग में आपको जो रियल नाम है मैं आपको बता दूं, हंटर आयोग, ठीक है, जो रियल में जो नाम होता है वो क्या होता है, 14 अक्टूबर को इसको गठित की जाती है, अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर 1919 को एक जो गठित की जाती है उसका नाम क्या था मैं आपको बता दूं, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको क्या बोल देते हैं हम, हंटर आयोग बोल देते हैं। और हंटर आयोग ने भी क्या किया, जो जनरल डायर की जो कृत्य किया था उसका बेहद ही क्या बोला गया था, जनरल डायर की जो कृत्य किया था उसकी बेहद ही निंदा की थी, ठीक है, बेहद ही निंदा की थी। और इसी टाइम क्या बोला, जो मैंने आपको बताया भी था, जनरल डायर ने हंटर आयोग के सामने बोला भी था कि अगर ऐसा हो सकता था कि मैं उन्हें बिना गोलीबारी चलाए भी भीड़ को तितर-बितर कर सकता था, लेकिन वह फिर से आते और मजाक बनाती, ठीक है, और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख बनते हुए नहीं देख सकता था। किसने बोला ये, जनरल डायर ने बोला। जनरल डायर देखना अपने आप में कितना घमंडी व्यक्ति है, जो बोल रहा है कि मैं तितर-बितर तो कर सकता था, लेकिन वो फिर आते, ठीक है, फिर मजाक बनाते और मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता था, ठीक है। तो कितना घमंड रूप से उसने क्या कर दिया, क्योंकि उसका भी घमंड होना भी लाजमी था, क्योंकि उस पर जो ताज जो पहने जो व्यक्ति बैठे थे ना, उस पर उसके सर पर हाथ रखा हुआ था, ठीक है, जिसका फायदा कौन उठा रहा था, जनरल डायर उठा रहा था, ठीक है। और इसने क्या किया, जो हंटर आयोग ने भी बोला कि जब 1920 में इसने अंतिम रिपोर्ट दी, कब दी, 1920 में अंतिम रिपोर्ट दी, ठीक है। 1920 में जैसी अंतिम रिपोर्ट देता है, उसी दौरान जो रिपोर्ट में बोला जाता है कि भीड़ को हटाने की कार्रवाई न करना एक भूल थी, किसकी, जनरल डायर की। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भूल थी, किसकी, जनरल डायर की। डायर के पास डायर का जो पर्याप्त जो नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करना, ये जनरल डायर की बेहद ही एक
गलत मानसिकता वाली सोच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसे करके अंतिम रिपोर्ट थी, उसने क्या किया, एक जनरल डायर की एक कड़ी निंदा की, लेकिन निंदा की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई के आदेश नहीं दिए, कार्रवाई के आदेश नहीं दिए। बाद में ये मामला भले ही सेना परिषद के पास पहुंचा दिया गया था, ठीक है, किसको दे दिया गया, बाद में सेना परिषद को भेजा गया था। ठीक है, अब क्या है कि हंटर आयोग अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, कि जब हंटर आयोग क्या है अपनी कोई भी कार्रवाई शुरू करता, उससे पहले क्या है, सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा प्रदान के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम का मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग अपनी कार्रवाई जैसे शुरू करता उससे पहले क्या है, एक अधिनियम पारित करता है। उस अधिनियम का नाम है इंडेमनिटी एक्ट या व्हाइट वॉशिंग, क्या करता है, अपने जो अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या करता है, व्हाइट वॉशिंग एक्ट का जो सरकार लाती है। ठीक है, ताकि क्या है कि अपने अधिकारियों का वह बचाव कर सके। ठीक है, तो क्या किया, जैसे ही हंटर आयोग ने उस अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की, ठीक है, उसमें कोई भी कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए गए थे। बाद में सेना परिषद के पास क्या गया, ये मामला गया, और क्या हुआ, वहां से भी कोई संतोषजनक वो कार्रवाई नहीं की जा सकती, और उनसे क्या किया, सेना परिषद ने एक काम किया, सेना परिषद ने बिना कोई कार्रवाई किए जनरल डायर को, मतलब डायर को पद से हटा दिया। परंतु क्या है कि पद से हटाकर क्या है, इंग्लैंड इसको वापस बुला लिया, और इसको आधी तनख्वाह देते रहे, आधी तनख्वाह देते रहे एवं सेना की पेंशन भी देते रहे, दी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस का क्या रुख था। कांग्रेस ने भी एक गैर सरकारी समिति का गठन किया था, मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, कांग्रेस का रुख, में मैं आपको बता देता हूं कि गैर सरकारी समिति का गठन, और इस समिति में जो सदस्य थे, मैं आप सदस्यों के नाम बता देता हूं। मोतीलाल नेहरू, के बाद सीआर दास, ठीक है, सीआर दास के बाद अब्बास तैयब जी, के बाद सीआर जयकर, एसआर जयकर, और महात्मा गांधी। और क्या है, ये जो समिति है वो इस जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर की बेहद ही कड़ी निंदा करती है। तो गाइस, आज हमने पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक बोला जाए ना, एक ऐसे रूप से पढ़ा है ना कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। ओके गाइस, तो ये था एक, हमने आपको जो पढ़ा दिया। आज हमने जो शुरुआत की थी वो हमने जैसे शुरुआत की गांधी जी के आगमन से लेके आज हमने कहां तक आपको पढ़ा दिया, जलियांवाला हत्याकांड, बेहद ही शर्मनाक जो कृत्य किया था जनरल डायर ने, आज हमने उसके बारे में पढ़ लिया। कल जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ
इसको शेयर किया करो। एक अच्छा सेशन मैं आपको दे रहा हूं, एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करता हूं और आगे भी कमिटमेंट करता हूं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।